हेलो। यस दोस्तों, कॉमर्स दोस्त का सभी दोस्तों को हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स दोस्त में स्वागत है। हम लोगों का आईसीएसई एग्जाम बस शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। कुछ टाइम है हम लोगों के पास जिसमें हम लोग पूरा पढ़ाई को रिवाइज कर सकते हैं। और अभी से हम लोग शुरू कर रहे कमर्शियल स्टडीज का होल कोर्स का रिवीजन। 8 हफ्ता की क्लास होगा, आप जानते हैं। और इसमें हर वीक में दो दो क्लास रहेगा। दो दो क्लास में हम लोग पूरा रिवीजन करवाएंगे कमर्शियल स्टडीज। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और दोस्तों सारी नोट्स दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड पीवाईक्यू वो भी दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो दोस्तों, कमर्शियल दोस्त में शामिल हो जाइए। भर भर के सब्सक्राइब करते रहिए सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर स्टडीज। एंड हम लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। कमर्शियल स्टडीज में हम लोगों का फर्स्ट जो चैप्टर है स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग वही शुरू करेंगे। स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसमें कौन कौन स्टेक होल्डर है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन भी हम लोग देखे हैं क्लास 9 में। एक बार 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप, एक कुछ आदमियों का, कुछ औरत का, या कुछ सम लेडीज जेंटलमैन, हम अदर ऑर्गेनाइजेशन, सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस, सभी का। पर्सन मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं है, लीगल पर्सन भी होता है। पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन नहीं, लीगल पर्सन भी होता है। एक पर्सन का ग्रुप होगा जिसमें कम से कम दो पर्सन रहेगा। दैट दो पर्सन मे बी टू नेचुरल persons, मे बी टू लीगल persons, मे बी one legal person and one artificial person। क्लियर। सो एक ग्रुप जिसका जो ज्वाइन कर रहा है टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहते हैं। तुम एक काम करना चाहते हो, मैं दूसरा काम करना चाहते हो, तुम्हारा दोस्त दूसरा काम, तीसरा काम करना चाहते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो कंसिडर नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सब जो जो एक ग्रुप में शामिल हो गए, सबका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट, commercial organization. What is commercial organization? So when a group of persons कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए एक साथ शामिल हुआ, जो ग्रुप जो ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव सम कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे, सम कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटी कौन सा है? जैसे कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ काम करना है जिसमें पैसा मिलेगा, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉफिट कर पाएंगे, with the purpose of earning some profit।
that will be treated as commercial organization. So commercial organization is an organization. It has to be an organization. It has to be an organization at first. And that organization will have a common objective towards commercial activity. Clear? Commercial activity की तरफ से common objective होगा. And not only that, with the purpose of earning profit, कुछ profit earn करने के लिए वो एक साथ शामिल हुआ. That is a commercial organization. I hope it is absolutely clear for you. No. उस commercial organization में stakeholders कौन कौन है? Stakeholder कौन कौन है? Stakeholder any individual का group हो सकता है, individual का group हो सकता है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसका वो हो सकता है, कोई गवर्नमेंट, कोई जिसके साथ वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कुछ ताल्लुक है. जैसे for example somebody is working in an organization. He is an employee in the organization. So he has a relationship. He has a relationship with that commercial organization. And वो स्टेक होल्डर हो जाएगा. कोई ऑर्गेनाइजेशन में माल सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है. तो जो सप्लाई कर रहा है, दैट इज द क्रेडिटर, इज एसोसिएटेड विद द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो स्टेक होल्डर बन जाएगा. कोई ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, कोई लोन दिया है, ये सब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर बन जाएगा. गवर्नमेंट कैसे बनेगा? गवर्नमेंट का भी रिलेशन रहता है. क्यों? गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ रूल्स वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं. एंड हर ऑर्गेनाइजेशन का हर हर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का वो रूल को फॉलो करने करके चलना पड़ता है. तो गवर्नमेंट हैज अ रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट को देखना है वो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड में बी अ फाइनेंशियल ईयर का लास्ट में जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन विल पे सम टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट. सो उसमें टैक्स में गवर्नमेंट का हक बनता है. So naturally, government is also a stakeholder in that commercial organization. समझ गया? A stakeholder is any individual. It can be any individual. It can be any individual. Any individual. It may be a group. It may be an entity. It may be an organization. That means anybody can be a stakeholder. Who can influence? They can influence. They can influence. They can influence the business activities. ये स्टेक होल्डर है. नाउ सारी स्टेक होल्डर्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखो, कुछ स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्टेक होल्डर होता है. मतलब दे आर द इंटरनल पार्ट ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. एंड सम पीपल हो जाएगा क्या बाहर का, जैसे ओनर, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स. they are they are the internal stakeholders. They are the internal stakeholders in that commercial organization. क्या करते हैं ओनर? कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, सॉरी फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं. क्यों क्यों लेते हैं? क्यों कैपिटल प्रोवाइड करते हैं? इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कुछ प्रॉफिट मिलेगा, विथ द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स. बिजनेस का ग्रोथ बनाएंगे और
स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या क्या है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन है क्या क्या डिसीजन है? कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्रोडक्ट जो है ये कहाँ बेचेंगे। मान लो सिर्फ विद इन अ स्टेट बेचेंगे, नहीं नहीं नहीं, सारा इंडिया में, पैन इंडिया में बेचेंगे। नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में जाएंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केट में जाने से पहले उसको डिसीजन लेना पड़ता है, कितना प्राइस में माल को बेचेंगे, गुड्स को बेचेंगे, कैसा रिलेशन रहेगा, क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के साथ क्या क्या रूल फॉलो करना है, ये सारी चीज, ये सारी डिसीजन लेना है, इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अच्छा, यह एक चीज मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन और डे टू डे डिसीजन। डे टू डे डिसीजन मतलब क्या हुआ, एक कंपनी में, एक कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, तो मशीन खराब हो गया, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, और मैकेनिक आगे कौन सा मैकेनिक को बुलाएंगे, अच्छा वो वाला मैकेनिक, वो वाला मैकेनिक वो अच्छा काम करता है तो उसको बुलाएंगे। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन डे टू डे डिसीजन है, ये डिसीजन डे टू डे डिसीजन। कौन सा एम्प्लॉय मेरे को मैं चूज करूंगा, किस कौन सा एम्प्लॉय को मैं चूज करूंगा इस पर्टिकुलर काम के लिए, या कुछ एम्प्लॉयज का जरूरत है, कौन सा पर्सन को एज एन एम्प्लॉय हम, हमारा कंपनी में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हम एज एन एम्प्लॉय उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये हो गया डे टू डे डिसीजन। बट कंपनी कौन सा पॉलिसी अपनाएगा, कौन सा रास्ते पे चलेगा, ब्रॉड डिसीजन जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो यहाँ ओनर्स लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, क्लियर। तो ओनर लोग क्या करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, फिनेंशियल रिस्क लेते हैं, रिटर्न मिलने के लिए, प्रॉफिट मिलने के लिए, और बिजनेस का ग्रोथ देने के लिए। वेरी गुड। चलो, मैनेजर, मैनेजर मीन्स द पर्सन हु मैनेजेस द एक्टिविटीज, हु मैनेजेस द एक्टिविटीज। तो आजकल क्या हो गया, आजकल कंसेप्ट ऐसा हो गया, एक मैनेजर को बैठाया जाता है, और वो मैनेजर अपने एरिया में, लेट्स से सेल्स, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर बैठाया गया, और वो सेल्स मैनेजर वो देखेगा, अगर उस कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसका एरिया होगा, वर्किंग एरिया होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जो माल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होके आ रहा है उसका वैल्यू कितना है, और जो माल वो बेच रहा है उसका वैल्यू कितना है, जो डिफरेंस है वो उसका अच्छा होना चाहिए। ये मैनेजर्स का प्रॉफिटेबिलिटी एरिया, कंपनी का नहीं बोल रहा हूं, अच्छा से समझो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो भी कंपनी का है, सेल्स डिपार्टमेंट वो भी कंपनी का है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके सेल सेल्स डिपार्टमेंट को दे रहा है, तो उसका कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। मान लो 100 रुपया वैल्यू होगा प्रोडक्शन होने के बाद, और वो जब बाहर में मार्केट में बेच रहा है, मार्केट में 125 रुपया में बेच रहा है, तो दैट इज द कॉस्ट, दैट इज द प्रॉफिट फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। लास्ट ईयर में कैसे सेल किया, इस ईयर में कैसे सेल हो, इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखा जाएगा जी ये मैनेजर इतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिया कंपनी को। तो मैनेजर लोग चाहेगा ये कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो, मैनेजर लोग चाहेगा कंपनी का ग्रोथ हो, मैनेजर का अपना इंटरेस्ट खुद बन जाता है। हाँ, तो मैनेजर का एफिशिएंसी वहां पे बन जाता है, इंश्योर एफिशिएंसी, इंश्योर एफिशिएंसी, इंश्योर और हर प्रॉफिटेबिलिटी, और साथ में क्या है, साथ में ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहिए, है ना। तो ये सारी, ये सारी
इंटरेस्ट मैनेजर लोगों को है। नेक्स्ट कौन सा आएंगे? नेक्स्ट आएंगे हम लोग एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज लोग दिन भर काम करते हैं। तो दिन भर काम क्यों करते हैं? दिन भर काम करते हैं, उसको टाइमली अच्छा सा सैलरी मिल जाए, उसको सैलरी अच्छा सा मिल जाए, और वो भी साथ में टाइमली। सिर्फ है नहीं नहीं, उसको जॉब सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। उसको जॉब सिक्योरिटी, इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है नहीं, बट हाई सैलरी है। उस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, बट कम कम सैलरी। तो naturally a person who is looking after the job security, he will be looking after, चलो कुछ सैलरी कम होता है तब भी चलेगा, मेरा तो जॉब सिक्योरिटी रहेगा ना। नहीं तो कल क्या खाएंगे? तो उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो फेयर वेजेस चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और अपना करियर बढ़ते रहेगा। मैं पोस्ट आज क्लरिकल पोस्ट में है, तो कल ऑफिसर पोस्ट में जाऊंगा, जा सकता है। ऐसा पॉलिसी कंपनी इस कंपनी में है, वो भी देखेंगे। उसका इंटरेस्ट है उस कंपनी में, ये सब एरिया में, और देख रहा है हाँ लास्ट 5 साल से कंपनी अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है। तो इंटरेस्ट एम्प्लॉय लोगों का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उस लोगों का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उन लोग जो प्रोडक्टिविटी है, जितना प्रोडक्शन दे सकते हैं, किसी भी एरिया में, कंपनी का किसी भी एरिया में जितना प्रोडक्शन दे सकते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो ये सारे हो गया इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये सारी हो गया इंटरनल स्टेक होल्डर्स। नाउ कमिंग टू द एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। हाँ, शायद आप लोग समझ रहे हो। अगर कोई भी चीज में कुछ डाउट रह जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर लो। हम लोग उसका जरूर जरूर आंसर दे देंगे, जल्द से जल्द आंसर उसको दे देंगे। चलिए, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे क्या? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन सा है? पहले तो याद आ रहा है कस्टमर्स का, क्योंकि कस्टमर्स बिना तो कंपनी चलेगा नहीं, माल तो कस्टमर्स खरीदे। माल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, माल का गुड्स का प्राइस भी फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, है ना। या गुड्स नहीं है, सर्विस दे रहा है कंपनी, तब वो सर्विस भी अच्छा क्वालिटी सर्विस होना चाहिए। आज सर्विस करके चला गया मेरा वॉशिंग मशीन, कल खराब हो गया, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। हाँ, तो गुड्स सप्लाई करो या सर्विस दो, कुछ भी हो, दैट मस्ट बी अ क्वालिटी सर्विस, क्वालिटी गुड्स। उस, उसके बाद फेयर प्राइस होना चाहिए। अच्छा, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक चीज और, कस्टमर को जो प्रॉमिस किया जाएगा वो प्रॉमिस रखना चाहिए, ठीक है। नाउ कस्टमर्स को कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए हो सकता है कुछ सर्विस मेरे को खरीद सकता है, सर्विस, यस, सर्विस को खरीदना पड़ता है, ठीक है। और गुड्स देने के लिए, गुड्स बेचने के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। तो ये जो सप्लायर होगा वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा हम लोगों का कंपनी ग्रोथ चाहेगा, क्योंकि कंपनी अगर ग्रोथ होता है तो उस वो आज 100 केजी माल दे रहा है, कल 150 केजी माल देगा, तो उसका अपना इंटरेस्ट बन जाएगा। उसका पेमेंट टाइमली आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो बिजनेस करने के लिए ही बैठे हैं ना, तो उसको पेमेंट भी टाइमली आना चाहिए। हाँ, और एक स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्यों? एक क्रेडिटर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट 10 साल से जानते हैं, तो उसको सब कुछ पता चल गया जी, ये कंपनी ऐसा है, वैसा है, वैसा है, ठीक है। तो एक अच्छा सा रिलेशनशिप, एंड दैट स्टेबल रिलेशनशिप,
ये बन जाएगा। सबका सुविधा होगा, बिजनेस कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का भी सुविधा होगा, उसमें सप्लायर का भी सुविधा होगा, दोनों को दोनों अच्छा तरीका से समझते हैं। गवर्नमेंट का बात तो पहले ही बता दिया। गवर्नमेंट भी एक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी लॉज, ये सब फॉर्मुलेट करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, और उसको रेगुलेट भी करना है। साल भर में जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को मिलान करना है। सो गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर कंपनी। गवर्नमेंट में चाहेगा कंपनी को अच्छा से अच्छा जगह पे चला जाएगा। कंपनी का अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है या रॉ मटेरियल है, किसी में भी कंपनी का कुछ उसी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर करेंगे। गवर्नमेंट उसमें कुछ अलग से सुविधाएं देगा। ये सब है गवर्नमेंट का रोल। हाँ, प्रोटेक्शन देगा, लेबर लॉस बनाएंगे, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट देखेंगे जैसे पॉल्यूटेड ना हो एनवायरनमेंट, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता रहेगा। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक कंपनी का बनता है, हम लोग उसमें डिटेल में आएंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया गवर्नमेंट का रोल। दूसरा, नेक्स्ट, चौथा, फोर्थ, फोर्थ इज द कम्युनिटी, द सोसाइटी in which the company is working। एक अच्छा सोसाइटी बनेगा तो कंपनी का उसमें ग्रोथ होगा। एक आ, आ, एक आ, जो सोसाइटी में कंपनी काम कर रहा है, कंपनी को देखना चाहिए उस सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। सोसाइटी भी कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कंपनी को उसके ऊपर ध्यान देना चाहता है, ध्यान देना पड़ता है। जिस कम्युनिटी के, जैसे हम लोग देखते हैं टाटा, क्या हुआ, वो बहुत सारी फ्री स्कूल खोल दिया, जिसमें जिसमें बच्चे लोग जिसका पढ़ाई का खर्चा नहीं है वो उसमें पढ़ सकता है। कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट को, इंटेलिजेंट स्टूडेंट को, वो क्या करते हैं, वो स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे वो अच्छा मेरिट स्टूडेंट कैन प्रॉस्पर इन हिज लाइफ, राइट। तो कम्युनिटी में, सोसाइटी में एक बहुत बढ़िया रोल है एक कंपनी का। और कंपनी जितना बड़ा होगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कम्युनिटी ग्रोज, ऑलवेज इट ग्रोज। चलिए, ये हो गया अपना स्टेक होल्डर्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन फिर से मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉई है, और जो मैनेजर है वो है, जो जिसको मैनेज करना पड़ता है वो है। एक्सटर्नल में कौन कौन है, एक्सटर्नल में है कस्टमर्स, पहले दफा आ जाएगा, सप्लायर, गवर्नमेंट, एंड एंड लार्ज सोसाइटी आ जाएगा, ठीक है। What are the importance of stakeholder? स्टेक होल्डर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो हम लोग जब डिस्कस कर रहा था तभी हम लोग डिस्कस कर लिया। क्योंकि देखो, इन्वेस्टर क्या करते हैं, कैपिटल सप्लाई करते हैं। एक बड़ा कंपनी है, उस कंपनी का इन्वेस्टेड कंपनी है, उस कंपनी में टाइम टू टाइम मान लो कैपिटल चाहिए, कंपनी एक्सपेंड करेगा, तो किसके पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, जो मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। एम्प्लॉइज के पास जाएंगे, जो मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। तो शेयर होल्डर कैन बी
useful, can supply the useful resources, that is finance for the company. जो मेरा क्रेडिटर है, जिससे मेरा माल सप्लाई होता है, जिससे जो मेरे को सप्लाई देता है, जो मेरे को सप्लाई देता है, उसको वो मेरे को जो जो रिसोर्स लगेगा मेरा, वो सप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयज लोग मेरे को लेबर सप्लाई करते हैं। एम्प्लॉयज लोग मेरे को लेबर सप्लाई करते हैं। यस, सो प्रोवाइड रिसोर्सेस बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मेरा बिजनेस का जो पॉलिसी होगा अगले दिनों में, वो भी डिसाइड करते हैं। कैसे? कंज्यूमर का प्रेफरेंस कैसा आता है अभी। आज का कम्युनिटी चाह रहा है क्या? ओल्ड मॉडल का कुछ इक्विपमेंट्स छोड़ के नया जमाने का कुछ मटेरियल चाह रहा है। तो हमको कंज्यूमर का कस्टमर का प्रेफरेंस के अनुसार जाना पड़ेगा, है। हाँ, पुराना दिन का टीवी सप्लाई करने में नहीं चलेगा, मेरे को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स विश, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। शेयर होल्डर का भी कुछ विश रहता है। शेयर होल्डर का कैसा विश रहता है? हमको डिविडेंड मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमको जाना पड़ेगा बिजनेस पॉलिसी में शेयर होल्डर का विश के ऊपर। शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ ईयर मेरा कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो उसको डिविडेंड चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज किया है, ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के विच इज माई प्रोडक्ट, तो उस पर्टिकुलर पॉलिसी जो गवर्नमेंट चेंज किया, उसके अनुसार मेरे को जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कुछ नया रेगुलेशन लाया, तो मेरा कंपनी को उसी तरह से मूव करना पड़ेगा। तो ये सब बाहर के लोगों का, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, बाहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस बनता है मेरे ऊपर, वो अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन चेंजिंग द बिजनेस पॉलिसी, है ना। तो ये सब करके मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद ये देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग, इससे क्या होगा। इससे मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा मार्केट में। मेरे को आज 10 आदमी जानते हैं, कल मेरे को 100 आदमी जानेगा, मेरा पहचान बढ़ेगा, मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा। मेरे को कुछ लीगल कंप्लायंस करना है, एंड अल्टीमेटली इट विल ड्राइव माय बिजनेस ग्रोथ, इट विल ड्राइव माय बिजनेस ग्रोथ। तो ये हो गया अपना जो शेयर होल्डर्स है, जो जो स्टेक होल्डर्स है, सबका सबका एक्सपेक्टेशन के अनुसार मेरे को चलना पड़ेगा। मेरे को तो कुछ कर चाहिए ना। मेरा भी मेरा भी एक्सपेक्टेशन है, मेरा अच्छा कम्युनिटी बनेगा, मेरा अपना अच्छा अच्छा शेयर होल्डर मिलेगा मेरे को। जब पैसा चाहिए, मेरा जब एक्सपेंशन होगा, तब शेयर होल्डर विल कम फॉरवर्ड एंड allow me for my expansion. अच्छा, internal shareholders expectation, स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डिटेल्स में बोला गया। शेयर होल्डर उसको हाई रिटर्न चाहिए, उसको वो चाहते हैं बिजनेस का ग्रोथ देखने के लिए, वो चाहते हैं मेरा मैं जो बिजनेस से अटैच हूँ, मैं जो उस बिजनेस से अटैच हूँ, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो एक एथिकल बिजनेस कर रहा है, वो एक लीगल बिजनेस कर रहा है। मैनेजर, उसको अथॉरिटी चाहिए काम करने का, वो अथॉरिटी डेलीगेट करना पड़ता है उसको।
उसको डेलीगेट करना पड़ेगा, तभी ना वो काम कर पाएगा, नहीं तो उसको बोला गया हर जगह पे तुम अगर एक एम्प्लॉय बढ़ाना चाहते हो, तुम अगर एक वो मैकेनिक को बुलाना चाहते हो, तो मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसे वो तो डे टू डे काम मेरा अटक जाएगा और सभी जगह पे इन्वेस्टर का या किसी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऐसे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट करना पड़ता है। मैनेजर को देखना है मैनेजर को देखना है मेरे को कंपटीटिव सैलरी मिल रहा है, तभी ना हम मेरा मोटिवेशन आएगा। मैनेजर को देखना पड़ेगा मेरा सोसाइटी में इतना अच्छा जगह मिल रहा है, मैं कौन सा कंपनी की मैनेजर हूँ। ओ माय गॉड, इन बिग कंपनी you are the manager of that big company, it gives the ego problem of the manager। तो ये मिलना चाहिए उसको। देन मेरा जो मैनेजर को ये भी देखना है मेरे पास जो वर्कर्स टीम है, जिसको लेके मेरे को काम करना है, मैनेजर को काम करना है, वो वर्कफोर्स इज अ वेरी गुड वर्कफोर्स। दे आर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। दे कैन परफॉर्म इन टाइम। एम्प्लॉयज एम्प्लॉय का बस सेम वे में सिक्योरिटी चाहिए, फेयर वेजेस चाहिए, कंपेटिटिव वेजेस चाहिए, सेफ वर्किंग कंडीशन चाहिए, एम्प्लॉय का बेनिफिट चाहिए, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, यही सब चाहिए, और उसका करियर का ग्रोथ चाहिए, करियर का ग्रोथ चाहिए। तो ये हो गया सारी इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स है उसका एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी। अभी एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। पहले कस्टमर को लिया जाए, कस्टमर को क्या मिलना चाहिए, एक अच्छा सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हाई क्वालिटी सर्विस मिलना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी एट अ कंपेटिटिव रेट, कंपेटिटिव प्राइस, है ना। तो अ, अगर मैं एक मशीन खरीद के लाया, कुछ दिन बाद कुछ दिनों में मशीन अच्छा चल रहा था, मशीन अच्छा है, कुछ दिन बाद 6 महीने बाद पकड़ लो मशीन मेरा खराब हो गई। तो जब मैंने कंपनी को फोन करेंगे मेरा मशीन खराब हो गया, तुरंत कंपनी स्टेप लेगा, ये हो गया कस्टमर सपोर्ट देगा, कंपनी कस्टमर सपोर्ट देगा। ये भी कस्टमर का एक एक्सपेक्टेशन है ना। कस्टमर को ये एक्सपेक्टेशन है मेरे साथ जो बिहेव करेगा कंपनी, मैं जो प्रोडक्ट खरीदूंगा एथिकल होना चाहिए। कंपनी बोल रहा है कुछ और दे रहा है कुछ एक, तो उससे तो नहीं चलेगा, वो तो एक्सपेक्टेशन खराब हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन अगर उसका खराब हो जाएगा, मेरा कस्टमर को खराब होएगा, मैं किसको साथ में लेकर चलूंगा, कस्टमर को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ना मेरा कस्टमर आएगा, मेरा सेल ज्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये हो गया एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, ये भी मेरे को देखना है। देन सप्लायर्स, उसका भी उसका भी कुछ एक्सपेक्टेशन है बिजनेस हाउस से। क्या एक्सपेक्टेशन है, वो माल तो सप्लाई कर दिया, बोला गया 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 15 दिन बाद वो जब पेमेंट लेने के लिए आए, मैं बोला नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, 10 दिन बाद आओ। 10 दिन बाद जब आए, मेरा अभी भी पैसा नहीं आया, 7 दिन बाद आओ। ये तो उसका नहीं होना चाहिए उसके साथ। एक्सपेक्ट करते हैं टाइमली पेमेंट का चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उसको चाहिए, सो दैट स्टेबल होना चाहिए उसका, उसको एक कंपनी के साथ स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहिए। दैट ही एक्सपेक्ट्स, दैट दैट सप्लायर एक्सपेक्ट्स, और फेयर बिजनेस डीलिंग होगा। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है सप्लायर कुछ, बिजनेसमैन कुछ जो सप्लाई लेगा वो कुछ छुपा रहे हैं, एंड बाद में वो वॉइस रेस कर रहे हैं, नहीं मैं तुमको ऐसा बोला था, ऐसा मान दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फेयर डीलिंग होना चाहिए।
एक ट्रांसपेरेंट डीलिंग होना चाहिए, सो दैट बोथ द पर्सन्स, द सप्लायर एंड द company must be must be having a transparent negotiation. गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या चाहते हैं? बिजनेस, उस गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन, लेबर लॉज, टैक्स रूल्स, ये सब फॉर्मूलेट किया है, बिजनेस हाउस उसको फॉलो करते चलेगा। और उसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं बढ़ेगा। और गवर्नमेंट चाहते हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स द सोसाइटी, एक भागीदार हो। कंपनी मेरा ये बड़ा वाला कंपनी है, ये बहुत बड़ा कंपनी है, ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भाग ले, है ना? इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव ले, सीएसआर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ न्यू concept which has been brought in by the government towards the big companies. I will come to that. I will come to that. सीएसआर को में बड़ा कंपनी को, स्पेशली बड़ा कंपनी को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कम्युनिटी भी चाहते हैं मैं अपना एरिया में कुछ अच्छा सा कर देते, गार्डनिंग कर दो, एरिया का डेवलपमेंट कर दो, सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो, या ऐसा कुछ है जो पोल्यूटेड चीज निकलता है उसको ये करके केमिकली उसको प्यूरिफाई करके वो एनवायरनमेंट को अल्टीमेटली पोल्यूटेड ना होने दे। ये सब एक्सपेक्ट करें। कुछ पढ़ाई का बंदोबस्त कर दे, जो लोग गरीब है उसको कुछ सहारा बन जाए, ऐसा है। ये सारी हम लोग देखा जो क्या है, कौन सा हमारा स्टेक होल्डर्स है, कौन सा हमारा वो लोग क्या एक्सपेक्ट करता है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लिया। लेकिन कुछ मीनिंग्स जो है उसको क्लैरिफाई होना चाहिए। जैसे जैसे स्टेक होल्डर, कस्टमर्स, इसका इसका मीनिंग क्या है? स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर, हम लोग बहुत बहुत टाइम पे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेक होल्डर को शेयर होल्डर के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। नो नो नो, शेयर होल्डर इज जस्ट द इन्वेस्टर, investors or owners of the company. Stakeholders, from the discussion we have now understood that shareholders can be an investor, can be an employee, can be a manager, uh, the, can be government, can be society itself, can be the creditor, can be the customers also. So it is a very big term. It is a very wide term. Stakeholders is a very wide term, whereas shareholders is a very short term, very short term. Then customers and consumers, इसका डिफरेंस क्या है? हम लोग बहुत से टाइम पे ऐसे यूज करते थे, वो कस्टमर है, वो कंज्यूमर है। Consumer means the ultimately the end user। एग्जाम्पल से समझाते हैं क्या। एक कंपनी एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कॉटन मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक कंपनी उसको खरीद रहा है। कंपनी ए कॉटन मैन्युफैक्चर कर रहा है एंड इट इज सेलिंग इट बी। B is purchasing that cotton. Why? To manufacture the thread. To manufacture the thread. Neither the second company, company B, will not use the cotton nor the thread. The thread will be sold out. To whom? To the cloth manufacturer. Now, cloth manufacturer is purchasing the threads. It is manufacturing the clothes, right?
So the company C, who is purchasing the threads for the purpose of manufacturing clothes, वो भी नाइदर थ्रेड को अपने लिए यूज करेगा, नॉर कपड़ा जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको भी अपने के लिए यूज नहीं करेगा। वो बेचे बेचने के लिए, कपड़ा जो मैन्युफैक्चर करे वो बेचने के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो नोबॉडी इज द एंड यूजर, नाइदर कंपनी ए नॉर कंपनी बी नॉर कंपनी सी। नाउ is company C is selling it to the customers, to various customers who are purchasing cloth for wearing those clothes. अपना पहनने के लिए वो यूज कर रहे हैं, तो वो एंड यूजर हो गया। वो क्या हो गया? वो एंड यूजर हो गया। सो ही और शी इज द कंज्यूमर। इट्स नॉट दैट, again, it's not that the end user will purchase will purchase for his own purpose. It may be that the end user is purchasing for the use of someone. जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, कोई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज परचेजिंग कंबल कंबल परचेज कर रहा है। किसके लिए परचेज कर रहा है? इसीलिए परचेज कर रहा है, कंबल ठंडे के मौसम में वो गरीब आदमी को दान में देगा। तो that charitable organization is the purchaser of that product, is the uh, is the uh, is selling it for the purpose of gifting it to the poor people. So that charitable organization is not using, they are purchasing, finally purchasing, but they are not the consumers. Who are the consumers? The poor people who are finally getting those compels. A child, a child is crying to have a bottle of juice. उसके पापा ने उसको एक बॉटल जूस खरीदने के लिए दिया। कौन खरीदा? पापा ने खरीदा। किसके लिए खरीदा? बच्चे के लिए। तो बच्चा इज द कंज्यूमर, बच्चा इज द कंज्यूमर, पापा परचेज करके दिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू कस्टमर। कस्टमर कोई गुड्स परचेज करता है या कोई सर्विस खरीद रहा है, किसी भी कारण से आइदर वो अपने लिए यूज करेगा या अपना कंपनी के लिए, कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा कुछ दूसरा कुछ उसके लिए, और किसी दूसरे को दान करने के लिए, किसी बच्चे को पिलाने के लिए, कोई भी कारण में वो परचेज करना है। He may or may not use the goods or services. He is purchasing it. He is purchasing it. So वो customer बन गया। That's the middle organizer. He is the customer, whereas the poor people are the consumers. Is it clear? A retailer, जो तुम लोग जाते हो रिटेल शॉप में जाते हो, माल खरीद के लाते हो, तो रिटेल शॉप भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं ना, होलसेलर से खरीद के लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से उसका माल मिलता है। तो he is the consumer? No, he is not the consumer. He is the customer while purchasing. Then he is selling those products to somebody else who will use them. I hope this is absolutely clear for you. So यहाँ पे की डिफरेंस दिया हुए जो हम अभी अभी डिस्कस कर लिया एक समराइज्ड वे में।
दिया हुआ है, एक टेबल के हिसाब से दिया हुआ है, जिसको देखने में तुम लोगों को याद रखने के लिए सुविधा होगा। प्लीज गो थ्रू दैट एंड यू विल गेट दिस नोट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और तुम्हारा अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आके पूछो, हम लोग उसको आंसर दे देंगे। स्टेक होल्डर, इसके नेक्स्ट पार्ट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी में क्या पार्ट लेता है टू मेंटेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स। बिजनेस स्टेक होल्डर के साथ एक बार या दो बार मीटिंग करेगा, शेयर होल्डर क्या चाहते हैं वो समझने के लिए, अकॉर्डिंग टू दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग बनता है, स्टेक होल्डर्स का मीटिंग होता है, हर स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसे मीटिंग करना पड़ता है। उसको उसको क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से कंपनी अपना पॉलिसी जो वो चेंज कर पाते हैं। ठीक है, देयर नीड्स को, स्टेक होल्डर्स का नीड्स को समझना पड़ता है। तो शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर हो या एम्प्लॉइज हो या कस्टमर्स हो या क्रेडिटर्स हो, बुलाना पड़ेगा डिफरेंट 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 मीटिंग में, उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आ, कोई कोई कंफ्लिक्टिंग अगर इंटरेस्ट रहता है, ये एक चाहते हैं वो दूसरा कुछ चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, उसको आगे बढ़ा देना है? नहीं, कभी नहीं। उसको बैलेंस करना है, सो दैट ही इज आल्सो हैप्पी, ही इज आल्सो हैप्पी। सो सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और सारी चीज को सारी चीज को मॉनिटर करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा जे हाँ, हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड, कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, इवैल्यूएट भी करना है ना? तो अल्टीमेटली हम लोग ये चैप्टर का कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ करेंगे कि स्टेक होल्डर्स वाइटल रोल प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है इन द सक्सेस, इन द इन अ सक्सेसफुल बिजनेस, इन अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, वाइटल रोल रोल प्ले, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। हम लोग ये भी देखें, हम लोग ये भी देखें कितना टाइप का कितना स्टेक होल्डर्स है। अच्छा, हम लोग अ, उसका क्या एक्सपेक्टेशन है उसका भी ध्यान में रखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सिर्फ ध्यान पे रखना, सिर्फ एनालाइज करना, सिर्फ उसके साथ बैठना, उसको उसको क्या चाहते हैं वो देखना, इसमें काम खत्म नहीं होने वाला है। काम खत्म होगा जब वो इम्प्लीमेंट होगा धीरे धीरे, है ना? अल्टीमेटली ऑल द स्टेक होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको बना के रखना है, और अबव ऑल कंपनी का एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सीएसआर होगा, जो देखना है। कैसा कैसा सीएसआर हो सकता है? इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे हम लोग अभी अभी डिस्कस किया, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए। जो माल हम सप्लाई कर रहे हैं, जो सर्विस हम देना चाहते हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, वो एथिकल होगा। सो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद सोसाइटी में मेरा कुछ सोसाइटी में मेरा कुछ अच्छा डोनेशन देना है, सब चैरिटेबल काम करना है, ये सब फिलांथ्रोपिक काम है, फिलांथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इकोनॉमिकली वीक है उसको हेल्प करना,
क्या करेंगे सोसाइटी के लिए, ये सारी प्लानिंग करना एंड साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, कितना पैसा लगेगा उसको एक बजट में लाना, ये जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी देखना है। क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ अगर हम सोचेंगे हाँ अच्छा भलाई करेंगे तुमको, नहीं चलेगा ना। हमको क्या करना है, हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करने में पैसा का जरूरत है। तो मेरा कितना पैसा लगेगा वो सब इम्प्लीमेंट करने, ये भी एनालाइज करना पड़ता है। हम लोग आईएसओ के बारे में सभी सुना है। आईएसओ क्या करता है, आईएसओ एक प्रोडक्ट की या एक सर्विस की एक स्टैंडर्ड मार्किंग देता है, जिससे क्वालिटी उसको पता चलेगा ये कंपनी ये इतना आईएसओ 9000, ये कंपनी ये मान के चलना। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर में इंटरनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एक आईएसओ मार्क डिसाइड किया। ये 20 आईएसओ 26000, क्या बोला, आईएसओ 26000, यस, आईएसओ 26000, इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड बोला गया है, जो स्टैंडर्ड कंपनी ले सकता है, मे और मे नॉट टेक, it is not a compulsion, they can voluntarily maintain those standards to help the companies। क्या क्या करना चाहिए टुवर्ड्स द सीएसआर, इंडिया गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लिया टुवर्ड्स द सीएसआर। 2014 में, इन 2014 इंडिया एक पहला कंट्री है, इंडिया एक पहला कंट्री है जो लीगली मैंडेट किया है सीएसआर को। कैसे, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसको लाया गया है, एंड इसमें बोला गया जे कोई भी बड़ा कंपनी जिसका फिनेंशियल कुछ फिनेंशियल क्राइटेरिया दिया हुआ है, उस फिनेंशियल क्राइटेरिया जो एक्सीड करेगा, जैसे प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, वो मिनिमम के ऊपर अगर चला गया तो कंपनी का प्रॉफिट, तो उसमें 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट सीएसआर का इनिशिएटिव में खर्च करना चाहिए, खर्च करना पड़ेगा, नट चाहिए, खर्च करना पड़ेगा। ये लीगल मैंडेट है, एंड दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया by amending, by bringing section 135 in the newly adopted Companies Act 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आ, कोई भी एमसीक्यू में इसको कवर किया जा सकता है। आईएसओ 26000, इसको भी एक बार याद करके रखना है, क्योंकि ये सब नया नया चीज है, नया नया डेवलपमेंट है। तो हो सकता है exactly it is not in the syllabus, but it can be a broader syllabus, it can be a broader syllabus। तो दोस्तों, अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, और और सारे दोस्त को बताना कॉमर्स दोस्त आ गया है कॉमर्शियल स्टडीज को लेकर यूट्यूब चैनल में, उसको सब्सक्राइब करो, उसको बोलो जे व्यूज को बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे हमारा अ, आज का जो कोर्स चैप्टर 1 स्टेक होल्डर्स इन द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये खत्म कर रहा हूँ। नोट्स तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीवाईक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये एक चैप्टर है दोस्तों जिसमें आईसीएसई में एक अच्छा वेटेज दिया जाता है। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अच्छा वेटेज दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो और ये पूरा याद कर लो। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।